हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाला लेक्चर हम लोग किए थे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जीपी। तो जीपी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे जीपी होता क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने ये आपको पहचान बताई थी एपी के लिए, भाई कोई भी सीरीज दिया हुआ है, सपोज करो A1 है, A2 है, A3 है, इस तरीके से, और एपी चेक करना हो तो आप क्या करते थे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करते थे। तो दोनों में जो कोई कांस्टेंट नंबर आता था उसको आप बोलते थे क्या, डी कॉमन डिफरेंस। एपी के लिए क्या होता था, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी ए टू माइनस ए वन करें तो जो वैल्यू आ रही है वही ए थ्री माइनस ए टू पे भी आनी चाहिए। तो हम कहते थे क्या, गिवन सीरीज इज इन एपी। ठीक है, उसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जीपी की। तो जीपी में भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी सपोज करो कोई सीरीज दिया हुआ है और इसको चेक करना है कि ये जीपी में है कि नहीं। तो तरीका यही है कि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे फॉर जीपी के लिए, ठीक है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर और थर्ड टर्म को किससे करेंगे, सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं। दोनों का जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी हम उसको नाम दे दें, सपोज करो आर। क्या नाम दे दिया, आर। और इसी आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, यानी जीपी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, दोनों, यानी यहाँ पे देखो हमने डेफिनेशन में लिखा भी है, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स is constant and is denoted by r and it is called common ratio। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब आप a2 अपान a1 करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वही सेम वैल्यू मिलनी चाहिए कब, जब आप a3 अपान a2 करते हैं, और उसका हम लोग नाम देते हैं r, यानी कॉमन रेशियो। और यूल क्या होती है, सेम आ रहा है तो हम कहेंगे गिवन सीरीज इज इन जीपी। तो ये जीपी को चेक करने का तरीका है। ठीक है, जिस तरीके से हमने एपी में सारा एक ही समरी जो है में सारा चीजें डिस्कस कर लिए थे, क्या होता है एन टर्म्स ऑफ एपी, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, क्या होता है, इसी तरीके से इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं पूरी थ्योरी कर सकते हैं जीपी का हमने लिख दिया है। आप इसको चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चाहे अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सारी चीजें इसमें जो है आपको मिल जा रही है। तो डेफिनेशन की बात हो गई। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सेम बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, जिस तरीके से आपने एपी को पढ़ा था सेम उसी तरीके से हम लोग जो है जीपी को भी पढ़ेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा फार्मूला का डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पैरेलल है। वहाँ पे आता क्या था, कॉमन डिफरेंस आता था। ठीक है, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, दोनों सेम आता था तो हम कहते थे गिवन सीरीज इज इन एपी। उसको हम नाम क्या देते थे, डी, और बोलते थे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, इक्वल टू द थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर। उसको हम नाम देते हैं कॉमन रेशियो। यदि सेम है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ जो सीरीज है किसमें है, जीपी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है एन टर्म्स ऑफ जीपी की बात करेंगे। सपोज करो कोई ए क्या है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी एंड आर विद द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, देन टीएन है ना, टीएन को टीएन कहिए या एएन कहिए, एक ही बात है। हम ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में भी आपको बता चुके हैं, टीएन और एक एएन कोई डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं है। अब बुक में एएन ही किसी किसी बुक में मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या, किसका फॉर्मूला, एन टर्म्स ऑफ जीपी का है। अब एपी में भी हम लोग किए थे, एन टर्म्स ऑफ एपी क्या बताए थे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए थे। ठीक है, बट जीपी में क्या होगा, ए इंटू आर टू पावर एन माइनस वन। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी होगा, एंड आर क्या होगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, तो ये आपको किसका फॉर्मूला है, एन टर्म्स ऑफ जीपी का है। ठीक है, तो यदि हम लास्ट टर्म्स की बात करें तो लास्ट टर्म्स क्या होता है, जैसे वहां पे हम लास्ट टर्म कहते थे नहीं, कोई सीरीज दिया हुआ है, ए है आपका, ए प्लस डी है, ए प्लस टू, इस तरीके से जो लास्ट टर्म्स होता था। ठीक है, तो वो आपके क्या है, उसी तरीके से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, खास चीजें, है ना। लास्ट टर्म्स गिवन है तो हम इसको यूज करते हैं, एल इक्वल टू ए इंटू आर टू पावर एन माइनस वन। और आपको याद होगा जो है हम लोग एपी में यूज करते थे क्या, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते थे। ठीक है, यदि आपको लास्ट टर्म दिया है तो, और जीपी में दिया है तो एन इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन करेंगे। ठीक है, हमने लिख भी दिया यहाँ पे, इफ द लास्ट टर्म्स ऑफ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म्स डिनोटेड बाय एल। ठीक है, चलिए उसके बाद एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था जो है लास्ट टर्म। ठीक है, एन टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जीपी की बात करेंगे, एन टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, है ना, एन टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी कहिए, लास्ट ऑफ द जीपी कहिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू वन अपान आर टू पावर एन माइनस, ये है आपका
ठीक है। यदि आपको लास्ट टर्म से निकालना होगा टर्म्स, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इंटू 1/r होल टू द पावर n-1। एपी में क्या करते थे याद है, एपी में करते थे हम लोग l माइनस n-1 इंटू डी करते थे, ठीक है। या कहीं कहीं बुक में मिलेगा, हमने ऑलरेडी बताया l प्लस n-1, डी की जगह क्या होगा माइनस डी होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग लास्ट में मेजर करते हैं तो जो डी आता है एक्चुअली नेगेटिव आ जाता है। या तो आप फॉर्मूले में ही चेंज कर दिए, क्या लिखेंगे, l माइनस n-1 इंटू डी। तो वो आपका फॉर्मूला किसका होता था, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी का होता था। और जब जीपी की बात करेंगे तो क्या आएगा, एल इंटू 1/r होल टू द पावर n-1, ठीक है। चलिए, अच्छा, जैसे हम ये आपसे बताया था एपी में कि जो है हम लोग इसे कोई कहे 3 टर्म्स एपी में है, एबीसी एपी में, इसका मतलब क्या होता था 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, याद आ रहा है ना। सेम इसी तरीके से पैरेलल है बिल्कुल। जीपी में होगा, सपोज करो एबीसी किस में होगा, जीपी में होगा, तो कंडीशन क्या होगी, जीपी को शो करना होगा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। ये आखिर में आता है कैसे, इस बात को समझ लीजिए। ये यहाँ से आता है भाई, ए कामा बी कामा सी किस में है, जीपी में है। तो हमने बताया जीपी का होने का मतलब क्या, T2/T1 है ना, कॉमन रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। इट मीन्स B/A इक्वल्स टू C/B होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी तो मिलेगा। इट मीन्स जो है जीपी का जो कंडीशन होता है, क्या होता है, कोई भी 3 टर्म्स जीपी में होगा, इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगा, ठीक है। यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी भी आ जाता है कोई 3 टर्म्स, तो आप कहेंगे कि दिया हुआ जो सीरीज है इसमें होगा, जीपी में होगा, ठीक है। और एपी के लिए तो हमने बता ही दिया था क्या होता था, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता था, ठीक है। ये समझ में आ रही है, सिंपल है बिल्कुल, आप देखते चलेंगे सीरियल बाई सीरियल, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर हम लोग बात किए थे जो है कोई भी 3 टर्म्स लेना है, ठीक है। 3 टर्म्स लेना है एपी में, तो आप लोग लेते थे, क्वेश्चन भी हम लोग किए थे उसमें बेस्ट। हमें 3 टर्म्स लेना है एपी में, क्या लेते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते थे, ठीक है। जब 4th टर्म्स लेते थे तो उसको भी लिए हमने बताया। इसी तरीके से जीपी में सपोज करो कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज गिवन देन इन अ जीपी, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको यदि 3 टर्म्स लेना होता है जीपी में, तो कौन सा टर्म्स लेंगे, A/R। देखिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को करने में कभी कभी ये आसान हो जाता है इसको लेना, तो आपका क्वेश्चन इजिली आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चीज़ें माइंड में रखने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए हमने एक शॉर्ट में ही जो है चीज़ों को हमने लिख दिया है, ताकि एक बार सिर्फ आपकी नज़र पड़ जाएगी तो सारा जीपी एक ही नज़र में जो है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बड़े काम की होती है एग्जाम टाइम में। आप होता क्या, समय इतना नहीं रहता कि आप सारे पेज पढ़ लो, ठीक है। तो एक नज़र में होता है कि कहीं चीज़ें एक जगह मिल जाती है तो केवल सिर्फ, हालांकि ऑलरेडी आपने रिवीजन किए रहते हैं तो चीज़ें सब याद होती है, पहले बार देखने की जरूरत होती है, तो आप चलते चलते भी नज़र भी पड़ जाती है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड तो ऑलरेडी आप कर ले जाते हैं। इसका एक फ़ायदा होता है, इसलिए हमने चीज़ों को जो है एक साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलो, जब जो है 3 टर्म्स लेंगे तो क्या लेंगे, A/R, ए और AR लेंगे। जब 4th टर्म्स लेना होगा जीपी में तो क्या लेंगे, A/R क्यूब कामा A/R, AR और AR क्यूब लेंगे, ठीक है। जब 5th टर्म्स लेना होगा तो क्या हम लोग लेंगे, A/R स्क्वायर कामा A/R, A कामा AR कामा AR स्क्वायर, ठीक है। तो बस 5 टर्म से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ज़्यादा मेनली 3 टर्म्स की होती है, कभी कभी रेयर 4th टर्म्स की लेने की जरूरत हमें पड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन को करने का तरीका होगा, या नंबर्स को लेने का तरीका। एक और चीज बनती है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी की बात करें तो हमने बताया था क्या, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 * d, जहाँ पे ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी होता था, डी क्या होता था आपका कॉमन डिफरेंस होता था। एग्जैक्टली पैरेलल वे में देखा जाए तो जीपी का भी सब हम लोग निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है SN, ठीक है। डिनोट हम लोग उसी से करेंगे जो करते थे एपी में, यस है n यहाँ सफिक्स में है, ठीक है। a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला सेम ही है ना। देखो इसको हम तब यूज करते हैं जब r की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है। और यहाँ भी इसको हम तब यूज करते हैं जब r की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जो है 1 होती है, ठीक है। यानी कहने होते हैं r जो है नॉन जीरो होना चाहिए, सॉरी नॉन जो है नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला किसका होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये सारे फार्मूले रिलेटेड टू जो है जीपी है, तो इन सब फार्मूले का जो है हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इसको देख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, तो जल्दी से आप जो है इसको नोट कर लें, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है भी इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन मिल गए जो एग्जाम में आए हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन एपी के हैं, उसको हम कराने के बाद जो है जीपी के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये आपका एपी का ही है, कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि एग्जाम में आए थे, इसलिए हम जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे जीपी की। क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ two arithmetic progression are in the ratio two arithmetic progression are in the रेशियो आपका दिया हुआ है, क्या है आपका 3n+8 इज टू, क्वेश्चन में है आपका 7n+15, क्या है 7n+15, ठीक है। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स, ठीक है। कौन सा टर्म निकालना है आपको, 12 टर्म्स का रेशियो निकालना है। अब आपको याद होगा इस टाइप क्वेश्चन मैंने कराया था पिछले वाले क्लास में, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को हमने साथ ही साथ एक आपको ट्रिक भी बताया था। इस क्वेश्चन का हमने एक ट्रिक भी बताया था, क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम प्री का जो है आपका ऑब्जेक्टिव होना है प्री का एग्जाम, तो वहाँ पे जरूरत होगी ज़्यादा क्वेश्चन के लिए हम शॉर्ट ट्रिक से कर पाएँ तो बेहतर होगा, ठीक है। हमने आपको दोनों मेथड्स बता दी, एक तो हमने ट्रिक मेथड से भी अप्लाई किया करके इसको सॉल्व किया था, दूसरा मेथड हमने जो लॉन्ग मेथड जो इसका एक्चुअली करने का तरीका होता है क्वेश्चन को, वो वाला भी मेथड हमने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आपको याद होगा तो शायद ट्राई करिएगा आप अपने से। इसको हमने किया था, देखिए जो टर्म्स पूछता हो, ठीक है, जिस टर्म्स का रेशियो पूछता हो उसको हम एक कम करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन भी है, हमने आपको बताया था। जैसे हम लिखते हैं, जो सपोज करो T7 लिखेंगे तो T7 का मतलब क्या है, a+7-1 यानी 6d आता है, इसलिए एक कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे a+6d आएगा, ठीक है। अच्छा, 12 टर्म्स से इसका मतलब जानते हो आपको क्या करना होगा, हम लोग पुट करते थे क्या, n-1/2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 से एक कम करेंगे, यानी जो है यहाँ पे आ जाएगा जो है 12 से एक का मतलब क्या, 11 हुआ, ठीक है। तो 11 का मतलब इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू क्या आएगा, n-1 इंटू 22 आ जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगा 23। जो n की वैल्यू यहाँ से आने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन में, देखना होगा कि किस टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है। सपोज करो यहाँ पे 18 पूछता, फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म्स, तो आप क्या करते, n-1/2 इंटू क्या इक्वल्स टू कितना लिखते, 70 लिखते, फिर n की वैल्यू आप निकाल के क्या करते, जो रेशियो दिया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी आर इन द रेशियो, जो सम ऑफ n टर्म्स का जो है रेशियो दिया होगा उसी की जगह n की वैल्यू आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, बड़े काम का है, विद इन 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन आपका कर ले जाओगे। लेकिन यदि आप लॉन्ग प्रोसेस से करोगे तो थोड़ा 2-3 मिनट टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो रेशियो दिया, क्या दिया, 3n+8/7
7n+15 दिया है, ठीक है। n की जगह रखिए ना, n की जगह कितना आपने निकाला 23, यानी 3 इंटू 23 प्लस 8/7 इंटू 23 प्लस 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, 12 टर्म्स का रेशियो होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही, सिंपल है, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है। यदि इसका प्रोसेस देखा जाए तो प्रोसेस आपको मालूम है कैसे आप करते हो, ठीक है। n/2 2a प्लस, पहले आप मानोगे कि भाई कोई a1 2 है ना, यहाँ पे लिखा कोई दो AP का जो रेशियो है, a1 a2 मान लीजिए फर्स्ट टर्म्स है ना, दोनों के हैं, d1 d2 क्या है सेकेंड टर्म्स है, तो आप करते थे क्या, a1 यानी 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, ठीक है। d1 इक्वल्स टू ये दिया है रेशियो आप लिखोगे, ठीक है। ये बातें हो चुकी है, इसको दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है, और ऑलरेडी हमने इसका सॉर्टिंग आपको बता भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल्स टू, आई होप आपको चीजें याद आ गई होंगी, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर देखा हो तो क्या है 3n प्लस 8/7n+15, ठीक है। यहाँ से फिर 2 कॉमन लेते थे, यहाँ पे n-1/2 आता था, यहाँ पे भी ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, 2 भी कैंसिल आउट हो जाता है, फिर हम लोग इससे कंपेयर कराते थे 12th वाले टर्म से, ठीक है। ये वाला लॉन्ग प्रोसेस है, बट आपको जो है हमने ऑलरेडी मेथड पिछले वाले क्लास में बताया था, ये क्या मैंने दोनों ट्रिक आपको बताया था, ट्रिक वाला भी मेथड बताया था और लॉन्ग वाला भी, ठीक है। तो बट आपको प्रीवियस जैसा कि देना है तो आप ये वाला मेथड यूज करिए, सिंपल सा है। जो टर्म्स पूछे उसमें क्या करें, n-1/2 लिख के उसको जो है एक कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी 12 है तो क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 17 है तो क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, यहाँ पे 13 है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 12 लिखो, n-1/2 इक्वल्स टू 12, ठीक है। फिर जो n की वैल्यू आएगा, जो रेशियो दिया रहता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का, उसी में n की जगह क्या रखोगे, उसको पुट कर देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको भी नोट कर लें क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर लिया, आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, बिटवीन 1 and 31, बिटवीन 1 and 31 1 and 31 m arithmetic means have been inserted, m arithmetic mean have been inserted, ठीक है। इसमें इंसर्ट किया जा रहा है 2 नंबर के बीच में, 1 and 31 के बीच में, इन सच वे दैट इस तरीके से इंसर्ट किया जा रहा है, इन सच वे दैट the ratio of seventh and m-1 terms, ठीक है। the ratio of 7th terms and m-1 terms means is the ratio 5:9, ठीक है, 5:9, 5 और n के रेशियो में, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आर्टिकल या इस पे बेस्ड थ्योरी प्रॉब्लम हम लोग कर लिए थे इसके वाले पिछले वाले लेक्चर पे, क्वेश्चन भी किए थे। चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं, इसमें कुछ अलग है थोड़ा सा। चलिए तो सबसे पहला काम क्या है, 1 और 31 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट किए जा रहे हैं, m अर्थमेटिक में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं a1 a2 इस तरीके से डाटा कितने am, यही तो हम लोग करेंगे 2 नंबर के बीच में m अर्थमेटिक में जो नंबर इंसर्ट किए जा रहे हैं। अब फिर हमारा काम क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू निकालना। अच्छा, और इस तरीके से सेट किया जी कि द रेशियो ऑफ 7 टर्म्स का मतलब क्या, T7 कहें या A7 कहें, ठीक है, A7 अपान, और यहाँ पे आ जाएगा क्या AM-1 का रेशियो कितना है आपका 5:9 है, ठीक है। इसका रेशियो कितना है 5:9 है।
अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो A7 है, ठीक है, A7 है एक्चुअली, A7 का मतलब आप समझ रहे हो, यानी यहाँ पे कहीं आएगा A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6, A7। एक्चुअली इस सीरीज का जो वो 8वां टर्म्स होगा। यही थोड़ी सी समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ होता नहीं कि क्योंकि आपके हैबिट में होती है। अब A7 या T7 कहते हैं, ठीक है, तो T7 आता है तो आप करोगे क्या, A+7 - 1 6D लिखते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन समझिए। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा ये फर्स्ट टर्म्स हो गया ना, ये A1 लिखा है, ये A1 मतलब क्या है, A+D है। याद करिए, हमने पिछले क्लास में लिखा था A1 की वैल्यू कैसे निकालते थे, A+D करते थे। A2 की वैल्यू कैसे निकालते थे, A+2D। यानी इस सीरीज में देखा जाए तो A1 कौन सा है, यानी ये दूसरा टर्म्स है। भले A1 लिखा है बट इस सीरीज में क्या है, वो दूसरा टर्म्स है। इसी तरीके से A2 कौन सा टर्म्स है, तीसरा टर्म्स है। और A7 कौन सा टर्म्स है, ए यानी 8वां टर्म्स है। तो जब आपको 8वां टर्म्स यानी T8 आया, तो T8 का मतलब क्या हो, A+8 - 1 × D यानी A+7D। तो ध्यान रखना A7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A7 की वैल्यू क्या होगा, A+7D होगा। ये बात समझ में आई, यही समझने वाली बात इसमें थी। लोग करते क्या है गलती है इस क्वेश्चन में, जब A7 यहाँ तो तुक कर लेते हैं, जब A7 की बात आती है इसकी जगह वो लोग रखते क्या है, A+6D कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे A-1 करेंगे तो क्या करें, A+M - 1 × D, ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये A+M - 1 -1 करते हैं, एक और करते हैं, ठीक, क्योंकि M-1 होता है ना, इसलिए। तो ये नहीं होगा बल्कि होगा क्या, इस बात को समझना है। जो A7 की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगा बताइए, A7 की जो वैल्यू होगी A+7D होगी, ठीक है। क्या होगी, A+7D, और इसकी क्या होगी, A+M - 1 × D, ठीक है। ये है, इसका रेशियो कितना दिया है, 5:9, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में, और यहीं पे गलतियां होती, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि A7 की जगह हम क्या लिखें, A+8D लिखें, A+7D लिखें। तो आपको क्लियर होगा A+7D लिखें। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो A7 है इस सीरीज में जो है उसका 8वां टर्म्स है, ठीक है। 8वां का मतलब क्या होता है, A+7D, इसलिए लिखते हैं हम A+7D, ठीक है। उसके बाद अब तो सिंपल है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करते थे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 2 नंबर तो ये है आपका 1 और 31, और इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट किए जा रहे हैं, इसके बीच में जो है m नंबर इंसर्ट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, m+1 m+2, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, m+2 हुए, ठीक है। तो फॉर्मूला वही L = A+N - 1 × D। L क्या है आपका 31 है, A क्या है आपका 1 है, N कितना है m+2, यानी m ये है और 2 और m+2, ठीक है, -1 × D। यहाँ से हम लोग करते क्या थे, D की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे आएगा 31 - 1 = यहाँ पे आ जाएगा आपका m+1 × D। यहाँ से जो D की वैल्यू आएगा क्या आएगा, 330/n+1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, अब A1 A2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें A1 और A2 सब की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, A+7D A+M - 1 × D। क्यों, क्योंकि हमें इसी का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी प्रॉब्लम में, फिर हमें m की वैल्यू निकालना है। इसमें आते हैं, अब करेंगे क्या, A की वैल्यू आपको मालूम है, A की वैल्यू क्या है भाई 1 है, 7 है। D की वैल्यू आपने अभी निकाल लिया है, कितना है 30/m+1, क्या है 30/m+1 है, ठीक है। और यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे आएंगे m-1 और 30/m+1 आएगा, इक्वल टू क्या 5/9, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सिंपल कैलकुलेशन है, m की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कर दिया जाए m+1 काम, यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी m+1 और यहाँ पे आएगा 7 3 21, 210 हो जाएगा, अपान m+1 आएगा, m+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ, समझ पाओ, आई होप कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार, अपने से करोगे तो भी हो जाएगा। m+1 ने एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या है m+1 हुआ और 7 3 21 210 हो गया, और m+1 अपान में है, ये भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा m+1 और यहाँ पे आएगा आपका m-1 × 30 इक्वल टू वाट, इक्वल टू आएगा 5/9। नीचे दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है। अब यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट ले जाएंगे ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसकी हम आंसर बता दें, इसका आंसर जो यार, इसका आंसर जो आएगा हम 14 बता दें, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा भाई 14 आएगा, ठीक है। तो आप करेक्ट करके देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, थोड़ा सा ट्रिक था इसमें, थोड़ा ध्यान देने वाली बात। देखिए मैं आपको ये भी बता रहा कहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड एन so that a to power n plus 1 plus b to power n plus 1 upon a to power n plus b to power n may be the arithmetic mean between a and b, may be the arithmetic mean between a and b। ये हमने बिटवीन लिखा है यार, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। बिटवीन लिख दे रहा हूँ पूरा, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 11th में किया होगा आई होप, ठीक है। एन की वैल्यू निकालना दिया है कि ये जो है ए और बी का अर्थमेटिक मीन है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और ए और बी का अर्थमेटिक मीन सपोज कर ए है, इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, याद आ रहा है ना। यानी जो होगा ये ए क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू के इक्वल्स होगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ए प्लस बी बाई टू के इक्वल होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ए और बी का अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू ए की जगह आप ये रखोगे, ठीक है। तो किया जाए, ए टू पावर एन प्लस वन प्लस बी टू पावर एन प्लस वन अपान ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल कैलकुलेशन है, और यहाँ पे एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है, इसका सीधे रिजल्ट याद करिए तो बेटर होगा, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन छपते हैं, इसके बट डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 2 टाइम्स ए टू पावर एन प्लस वन प्लस 2 टाइम्स बी टू पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। यहाँ से आपको मिलेगा 2 ए टू पावर एन प्लस वन प्लस 2 टाइम्स बी टू पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ए टू पावर एन प्लस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू पावर एन है, यहाँ पे ए टू पावर वन है, ए टू पावर एन प्लस वन, यहाँ पे आएगा ए बी टू पावर एन प्लस बी ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन प्लस वन, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब होना क्या है, सारे टर्म्स को जो है आप लेफ्ट साइड में ला लीजिए। सारे टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में ला लेते हैं, ठीक है। लाते हैं इधर साइड में, तो चाहे यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे ए टू पावर एन प्लस वन है, तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, ए टू पावर एन प्लस वन। यहाँ पे 2 टाइम्स बी टू पावर एन प्लस वन है, यहाँ पे बी टू टाइम्स बी टू पावर, यानी यहाँ पे क्या आएगा, बी टू पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ए बी टू पावर एन प्लस बी ए टू पावर एन, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नो। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ए टू पावर एन प्लस वन, और इसको इस साइड में राइट साइड में लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी टू पावर एन, और ये यहाँ पे है बी टू पावर एन प्लस वन, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस बी ए टू पावर एन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ए है, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए टू पावर एन प्लस वन है, यानी ए टू पावर एन बचेगा माइनस बी टू पावर एन। स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो ए कॉमन है ना, ए टू कॉमन, ये कॉमन मतलब क्या, डिवीजन, ठीक है। डिवाइड करेंगे क्या है, ए टू पावर एन प्लस वन, इसको आप ये करोगे ए टू पावर एन प्लस वन को क्या लिखोगे, ए टू पावर एन इंटू ए लिखोगे। ए से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ए टू पावर एन ही तो बचेगा, वही हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ए कॉमन लेंगे, बी टू पावर एन बचेगा। चलो यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए भाई, यहाँ पे कॉमन लेते हैं बी, बी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा बी मिलेगा, चाहे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन, माइनस बी कॉमन ले लो। माइनस बी कॉमन लेने से मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा जो है, पहले आपका आएगा ए टू पावर एन माइनस बी टू पावर एन, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ए टू पावर एन माइनस बी टू पावर एन, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो।
अब a इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, तो a माइनस बी नॉन जीरो होगा, ठीक है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब a, इसका मतलब क्या हुआ, a नॉट इक्वल टू b होगा, ठीक है, जब a b सेम हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इट मीन्स जो है इसको होना पड़ेगा जीरो, a टू पावर n माइनस b टू पावर n को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए n की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो a टू पावर n इक्वल टू b टू पावर n, इसको आप लिख सकते हो a टू पावर n अपान b टू पावर n इक्वल टू 1, ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने b टू पावर n से, और इसको आप क्या लिख सकते हो a अपान b टू पावर n इक्वल टू a अपान b टू पावर वाट जीरो, क्यों a टू पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब यहाँ पे बेस बेस सेम, तो पावर जो है कंपेयर करेंगे क्या है n इक्वल टू जीरो, तो n की वैल्यू क्या आ गया जीरो, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है। तो इसका ये सोल्यूशन हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लो। रिमूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए आप जो टॉपिक आप पढ़ो बिल्कुल इतने अच्छे से पढ़ो जो है इसमें फिर वो सफिशियंट रहे आपके लिए, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन बने आप कर ले जाओ, बस थोड़ा सा आप अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, चीज़ें पूछी क्या जाए। जल्द ज़्यादातर तो गलतियाँ इस बात से हो जाती है, क्वेश्चन पूछता कुछ और है और आप टिक करके कुछ और चले जाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि जीटी पीजीटी में तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यदि आप जीआईसी यूपी पीएससी के एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होता है, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ उसको टिक करना होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस पॉइंट। अब मैं जीपी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इतने क्वेश्चन आपके एपी के सफिशियंट हैं, हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता तो आप कर ले जाओगे। सीक्वेंस आपका क्या दिया, 5/2 दिया है, 5/4 दिया है और 5/8 दिया है एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हमें 20 टर्म्स निकालना है, तो अब पहले तो चेक करना पड़ेगा कि भाई एपी में है जीपी में एचपी में है, ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है आपका जीपी में है सीक्वेंस, तो T1 एक्चुअली क्या है आपका 5/2 है, और T2 क्या है आपका 5/4 है, T3 क्या है आपका 5/8। तरीका हमने बताया था इसको वेरीफाई करने के लिए जीपी है कि नहीं, क्या T2 अपान T1 निकालिए और T3 अपान T2 दोनों का रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे जो है जीपी में है दिया हो सीक्वेंस, यानी 5/4 अपान 5/2 इक्वल टू 5/8 अपान 5/4। यहाँ से क्या आएगा, सीधे दिख रहा है 1/2, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे 1। इट मीन्स जो आर आ गया कॉमन रेशियो क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। इट मीन्स दिया हुआ जो सीरीज जो दिया सीक्वेंस किस में है, जीपी में, ठीक है। अच्छा जीपी में तुम्हें 20 टर्म्स निकालना है, तो टीएन का फॉर्मूला आपको मालूम है, टीएन इक्वल टू क्या, ए आर टू पावर एन माइनस 1, ये तो हमने बताया है। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ए की वैल्यू क्या है 5/2, तो रखते हैं 5/2। आर अभी आपने निकाला कितना है, आर की वैल्यू 1/2 यानी हाफ, माइनस एन की जगह कितना रखोगे 20-1। टीएन करिए एन करिए, बातें हमने आपको बता रखा ली। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 टू पावर व्हाट, 2 टू पावर आ जाएगा 19, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 और 1/2 टू पावर व्हाट 19, एक 2 इधर भी है, ठीक है, तो 5/2 टू पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 टू पावर 20 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 5/2 टू पावर 20, ठीक है। तो यही सब आंसर हो गया, ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लो, फिर और एक दो क्वेश्चन करते हैं अभी।
रिमूव किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द थ्री नंबर्स इन जीपी, फाइंड द थ्री नंबर्स इन जीपी such that whose sum is 19। क्वेश्चन आपका, फाइंड थ्री नंबर इन जीपी, थ्री नंबर लिख लो यूनो इन जीपी such that whose sum is 19 and प्रोडक्ट इज, एंड तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है कितना दिया क्वेश्चन में, 216 है। ठीक है, क्या है, 216 है, 216। तो अब तीन नंबर का जो है यानी तीनों नंबर निकालने हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कोई भी टर्म्स जीपी में लेना होगा तो क्या लेते हैं, लेट थ्री नंबर्स इन जीपी इज ए अपान आर, ए और ए आर। यही तो हमने बताया था, कोई भी तीन नंबर यदि आपको जीपी में लेना है तो क्या लेंगे, ए अपान आर, ए और ए आर लेंगे। और एपी में लेना होता तो क्या लेते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो तीनों का जो सम दिया है, तीनों का सम दिया है कितना, 19, यानी ए अपान आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 19। यहाँ से कामन ले लीजिए तो आएगा 1/r+1 प्लस आर इक्वल्स टू 19। ठीक है, एक रिलेशन तो यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा जो है तीनों का प्रोडक्ट दिया है 216, इट मीन्स ए अपान आर इंटू ए आर इक्वल्स टू कितना दिया है, 216। यहाँ से आपका आएगा ए क्यूब, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी जो है 216। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, किसका, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा जो है 6। कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गया 6। अब इस ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, है ना, फर्स्ट में। तो ए की वैल्यू 6 रखो तो आपको मिलेगा 1/r+1 प्लस आर इक्वल्स टू 90। सिंपल है, ए की वैल्यू मिल ही गई, आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे रख देंगे, ये तीनों नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कर ले जाएंगे, करना पड़ेगा, बताइए, सिंपल है भाई। आर एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 19 आ जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा आपको जो है 6 + 6r प्लस 6r स्क्वायर, 6r स्क्वायर इक्वल्स टू 19r। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा 6r स्क्वायर प्लस 6r, यहाँ पे देखना 6r है, ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 19r। ठीक है, तो 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 माइनस 19r इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6r स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 19 है तो आपका आ जाएगा क्या, -13r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब r की वैल्यू निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए फैक्टर हो जाए तो ठीक है, नहीं सीधा 4 से निकाल के r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यही तीन नंबर मिले, a की वैल्यू मिल ही गई है। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन को करिएगा आप लोग। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है खुद से, और सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे खुद से। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसको आप नोट करिए, खुद से करिएगा, ठीक है, और हमें बताइएगा। चलिए लिखिए, थ्री नंबर्स, अगला क्वेश्चन लिखिए, थ्री नंबर्स हुज सम इज 21। क्वेश्चन है आपका, मैं बोल दे रहा हूँ, नोट करिए, थ्री नंबर्स whose sum is, three numbers whose sum is 21 are in AP। ठीक है, three numbers whose sum is 21 are in AP में है। ठीक है, इसमें है, AP में है। और आगे लिखिए, if 2, 2 and 14 are added to them, and 2, 2, 14 are added to them। ठीक है, ऐड किया जाए, ठीक है, added to them such that the resulting number are in GP। ठीक है, the resulting number are in GP, the resulting number
आर इन जीपी, ठीक है। ऐड करने के बाद रिजल्टिंग नंबर किस में हो जा रहा है, जीपी में। फाइंड द नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, करिएगा, और नहीं आएगा तो आप जो है कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके बाद जो भी और क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन जीपी पे, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। नोट कर लीजिए, कल इस क्वेश्चन का में जवाब आप दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो भी बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है। ओके।